नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में चर्चा किया है अपनी पिछली 4-5 वीडियो में। वहाँ पर आप जाइए, उस वीडियो को अवेल करिए और वहाँ देखिए। आप देखेंगे कि वहाँ पर इतिहास को जानने के जितने प्रकार के स्रोत हैं, उन सब के बारे में बहुत संक्षिप्त और प्रमाणित तरीके से बताया गया है। जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सामान्यतः पूछा जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे, यहाँ पर इतिहास का विभाजन प्रारंभ करेंगे और इसे क्रमशः हम अपना सफ़र प्रारंभ करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो आपको आगे ईसा पूर्व, ईसवी, बीसी और एडी जैसे शब्दों से भेंट होने वाला है बार बार, तो भ्रम की स्थिति न रहे, इसके लिए यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहले ही। तो आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये यहाँ लिखा है बर्थ ऑफ जीसस, इसे एक जीरो मान लिया गया और इससे माना गया पैमाना, और कहा गया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी घटनाएं घटित हुई हैं उनकी गणना बीसी में की जाएगी या ईसा पूर्व लिखा जाएगा। उनके लिए ईसा पूर्व लिखा जाएगा, और जितनी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद घटी हैं उनके लिए एडी शब्द लिखा जाएगा या ईसवी शब्द प्रयोग होगा इनके लिए। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो बीसी या एडी आपको मिलने वाला है, इसका अर्थ हुआ बीसी से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुई सारी घटनाएं। उसके बाद जब एडी कहीं मिलता तो इसका अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद घटने वाली समस्त घटनाएं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़े देख लीजिएगा या फिर वीडियो सुन लीजिएगा। अब हम यहां से इतिहास प्रारंभ करते हैं अपना। तो प्राचीन इतिहास के बारे में, जैसा कि मानव के इतिहास के बारे में जब जानने का प्रयास किया जाता है, प्रारंभ कब से हुआ था इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जब से हमें साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं तब से हम इतिहास को, प्राचीन इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब हमें किसी प्रकार की लिपि प्राप्त नहीं होती, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। पुरातात्विक रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम उस समय के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का। ऐसा काल जब हमें लिखित जानकारी भी प्राप्त हुई है और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, किंतु लिखित साक्ष्य जो हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल दोनों प्राप्त होते हैं, पढ़े जा चुके हैं, विस्तृत अध्ययन किया गया, विस्तृत शोध भी किए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है मुख्य रूप से, और उसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा जाता है। एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पाषाण काल है। देखिए होता क्या है, जो प्रारंभ का तो पता नहीं, लेकिन लगभग 5 लाख ईसा पूर्व, लगभग 5 लाख ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 5 लाख वर्ष पहले ही हमें कुछ सामग्री प्राप्त होती है जो हमें बताती है कि मानव उपस्थित थे और वे किस किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो चूंकि अब यहाँ आप पूछना चाहेंगे पाषाण नाम क्यों रखा गया, तो होता क्या है, किसी संस्कृति का नाम वहाँ उस संस्कृति के किसी खास तत्व का जिसका बहुतायत में प्रयोग हो या बहुत प्रसिद्ध हो, उसी के नाम पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो उस समय पाषाण की बहुलता थी, या कहें तो पाषाण के अलावा उस समय किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पाषाण से ही अनुमान लगाया गया कि यहाँ मानव रहे होंगे और वे इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, इसलिए उस काल का नाम ही पाषाण काल रख दिया गया। चूंकि 5 लाख से लेके 3500 ईसा पूर्व तक पर्याप्त मात्रा में पाषाण का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम पाषाण काल रख दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कांस्य का इस्तेमाल हुआ
तो उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगी। तो इस तरह से उस काल की कुछ विशेष संस्कृति, विशेष कार्य, विशेष वस्तु की वजह से उसका नामकरण कर दिया जाता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय माना जाता है वह 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। देखिए, किसी काल का बिल्कुल अंत और किसी काल का बिल्कुल संभव नहीं होता पता करना, क्योंकि एक संक्रमण काल होता है, जब एक काल समाप्त हो रहा होता है और एक काल उसी समय प्रारंभ भी हो रहा होता है। तो यह जो परिवर्तन का चरण होता है या जिसे संक्रमण काल कहा जाता है, अर्थात आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक संस्कृति है, एक संस्कृति यह है और एक संस्कृति दूसरी यहीं से प्रारंभ हो रही है। अब इस संस्कृति का यहाँ अंत हुआ, इस संस्कृति का यहाँ अंत हुआ, लेकिन इस संस्कृति का प्रारंभ कहाँ हुआ आप नहीं खोज सकते। तो ये जो बीच का गैप होता है, यानी कि जहाँ से एक संस्कृति का अंत हुआ, एक संस्कृति का प्रारंभ हुआ, इसको संक्रमण काल कहा जाता है। तो यह पता करना इतिहास में संभव नहीं होता, क्योंकि एक साथ 2 धाराएं चलती हैं। एक संस्कृति जब अपनी समाप्ति की ओर होती है तो वह अपना उत्तराधिकारी खोज लेती है, और उसकी उत्तराधिकारी जो होती है उस संस्कृति की, वह उसी क्रम में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। और वह संस्कृति तब पता चलती है जब पुरानी संस्कृति नष्ट हो चुकी होती है और नई संस्कृति विकसित हो चुकी होती है। तो एक निश्चित समय तय करना मुश्किल है, किंतु यहाँ पे पुरापाषाण काल का समय इतना माना गया। उसके बाद मध्यपाषाण काल का समय 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, तत्पश्चात 6,000 से 3,500 ईसा पूर्व को नवपाषाण काल कहा गया। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल को 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय माना गया। इसमें हस्तकुठार, बिदारणी, क्लीवर ऐसे हथियार इस्तेमाल होते थे। मध्य पुरापाषाण काल में शल्क उद्योग। अब शल्क उद्योग क्या होता है? जैसे पत्थर होता है, आपने देखा होगा कि पत्थर को कभी कभी थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसको इच्छा अनुसार आकार दिया जाता है, तो जो थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाला जाता है उसको शल्क कहा जाता है। ठीक है, उसका थोड़ा थोड़ा भाग निकाला जाता है। उच्च पुरापाषाण काल में, जिसका समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित होता है, उसमें शल्क एवं फलक, ब्लेड और ब्यूरिन यानी कि और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग होने लगा। अब देखिए होता क्या था कि इस तरह के हथियार होते थे। देखिए ये इस तरह के हथियार होते थे क्योंकि जो मानव होता था, अब वो अभी तक शिकारी जीवन जीता था। सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य जो मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, वहां से धीरे धीरे मानव हर महाद्वीप में फैलते हैं, और समय के साथ मानव नष्ट हुए, परिवर्तित हुए, बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रही इनमें। कुछ के हाथ लंबे होते थे, कुछ के पैर लंबे होते थे, फिर चारों हाथों पैरों दोनों से चलते थे, फिर खड़े होने की आदत डाली, फिर इस तरह से एक लंबा विकास क्रम मौजूद है। अब इसमें क्या था कि ये पत्थरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो अपने जीवन में जिस काम के लिए उन्हें जैसे पत्थर का प्रयोग करना होता था उसे वैसा आकार देने की कोशिश करते थे। जैसे आज का एक उक्ति कही जाती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आप खुद भी देखिए, आप कभी देखोगे अपने घर में या कहीं भी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। देखिए दरअसल डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई इसे, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन है इसे कहते हैं हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ देखिए कभी भी कोई चीज़ देखिए, हमारे घर में या कहीं भी कभी कभी देखिए कुछ इंडिजीनियस चीज़ें होती हैं, यानी कि वो खुद उसने बनाया होता है उस आदमी ने, और उसे लोग प्रोत्साहित नहीं करते। ये करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अपनी आवश्यकता अनुसार उसने रचना कर ली। तो उस समय के मानव ने भी पत्थरों का अपनी आवश्यकता अनुसार रचना कर ली थी और वे उसका बहुतायत प्रयोग करते थे। अब यहाँ देखते हैं पुरापाषाण काल को, अभी इससे ऊपर पढ़ा हमने, 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व, मध्य, उच्च। इस प्रकार के उपकरण में इस्तेमाल होते थे, अनगढ़ उपकरण, फलक उपकरण, तक्षणी खुरचनी उपकरण, इस तरह से ये हथियार थे। इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं कि बेलन घाटी जो मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, वहाँ पे, और बेलन घाटी है। तो जो सभ्यताएं थी ये सामान्यतः नदी घाटियों में ही विकसित होती थी। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण होता था
उन्हें वहां पे आसानी से भोजन प्राप्त होता था। दूसरा कारण है वहां पे उन्हें आवास मिलता था। अब देखिए भोजन कैसे प्राप्त होता था। नदियों के किनारे होने के कारण मछली वगैरह, उसके अलावा जंगली जानवर पानी पीने आते थे। तो इस प्रकार उन्हें वहां भोजन और आवास दोनों प्राप्त होते थे, जिसकी वजह से सामान्यतः आगे जितनी भी आप सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं या विश्व की जितनी और सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, तो ये सारी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई थी। चाहे आपका हड़प्पा सभ्यता ही ले लीजिए। तो अब ये क्या करते थे कि वहां पर ही निवास करते थे और आसानी से अपना जीवन चलाते थे। सामान्यतः ये शिकारी जीवन जीते थे। बेलन घाटी में जी.आर. शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये जो है निदेशक रहे हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ध्यान किया तो बेलन घाटी से उन्होंने 44 पूर्व पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं, जिस पर उन्होंने विशद वर्णन किया। बेलन घाटी के ही लोहदा नाला क्षेत्र में इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। अब यहाँ एक चीज जानने की आवश्यकता है, आप जानिए और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए, कमेंट करिएगा जरूर कि हड़प्पा सभ्यता में भी मातृदेवी की मूर्ति मिली थी, वो किस चीज की बनी हुई थी। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न आयोग के पास लगभग खत्म हो गए हैं, या तो घिसे पिटे प्रश्न पूछता है या इस तरह के नए प्रश्न उठा लेता है कहीं से। तो आपको सावधानी बरतना है, बहुत ध्यान से वीडियो सुना करिए। PDF आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाया करेगी। नोट्स बनाया करिए बराबर, और सुनने की बार बार कोशिश किया करिए, चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने बता दिया, जिस चीज की बहुलता होती है, विशेषता, उसी को उसका नाम दे दिया जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूर्णतः शिकार पर निर्भर जीवन, अग्नि से अनजान, कच्चा मांस, फल आदि का सेवन करते थे। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में CS कार्लाइल को हुई विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजा। CS कार्लाइल जो थे वो विंध्य क्षेत्र में शोध किए, वहां पे जो है खुदाई करवाए, उत्खनन कार्य हुआ, पुरातत्व विभाग में थे। तो वहां से इन्हें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। देखिए पूरा पूर्व पाषाण काल में क्या था, जो पत्थर थे वो अनगढ़ हुआ करते थे। अनगढ़ पत्थर होते थे, भारी होते थे, दोनों हाथ से इस्तेमाल करने के लिए होते थे, कम कुशल होते थे। मध्य पाषाण काल तक आते आते सूक्ष्म हो गए और अत्यधिक कुशल हो गए। इस काल में औजार सूक्ष्म पत्थरों से बने होते थे। सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगते हैं। इससे पहले तक पूर्व पाषाण काल में हमें हथियार तो मिले थे, लेकिन मानव कंकाल प्राप्त नहीं हुए हैं। हो सकता है मानव रहा हो, फिर वहां से पलायन कर गया हो, क्योंकि यह सामान्यतः टेंडेंसी देखी गई थी, देखी जा रही थी प्रथा कि कभी मानव यहाँ रहता था, कभी कहीं और रहता था, वो भटकता रहता था। गुजरात स्थित लंघनाथ सबसे महत्वपूर्ण पुरातन स्थल है। यूपी के प्रतापगढ़ में महदहा से मध्य पाषाण कालीन हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा, सरायनाहर और दमदमा स्थलों से हड्डी, उपकरण, आभूषण आदि पाए जाने का भी उल्लेख है। यहाँ की कब्रें मानव आवास के क्षेत्र के अंदर स्थित होती थी। ध्यान रखिएगा, अंदर। आजकल क्या है, बाहर होती हैं। कब्रें छिछली एवं अंडाकार हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ध्यान रखिएगा। अब सरायनाहर में ही ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 कंकाल एक साथ दफन है। दमदमा में 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, 5 युग्म समाधान हैं और एक में 3 मानव एक साथ, बाकी सामान्य है अकेले अकेले के। तो यहाँ प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ से देखिए उस समय क्या होता था, दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा सभ्यता तक आते आते क्या देखेंगे, तीनों मिलती है, दफनाने की, खुला छोड़ने की, जलाने की। यहाँ पर क्या था, दफनाने की प्रथा में देखने को मिलती है। और जब युग्म समाधियां मिलती हैं तो इसके पीछे इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। हमें वहां नहीं जाना है, एक सामान्य समझ बना के चलनी है। हो सकता है जो पति पत्नी थे साथ में मर गए हो, महामारी वगैरह होती थी, या फिर सेवक दास कुछ रहे हो, दास प्रथा जिस कोई चीज दफना दिया गया हो, या कुछ भी ऐसी चीजें रही हो, उसके विषय में बहुत जानकारी न मिलती है, न हमें इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता है। बस एक अगर जिज्ञासा है तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता चल पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ होता है।
अभी तक मानव क्या करता था, केवल पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं भारत में? मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, वहाँ आदमगढ़ नामक स्थान से। दूसरा, राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बागोर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मानव अब खाद्य संग्राहक के रूप में आ चुका था मध्यपाषाण काल तक, ये ध्यान देने वाली बात है। इस तरह से देखिए, मानव अपना जीवन जीता था पशुओं के बीच रह के, और वे तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करते थे। इस तरह से शिकार भी होता था और साहसी भी होते थे, मजबूत भी होते थे। आज इंसान जितना ज़्यादा सुखोपभोगी हो गया, जितना सुख का आदी हो गया, उतना वो कमज़ोर होता जा रहा है। एक समय ऐसे भी मानव रहते थे, बिल्कुल जानवरों के बीच रहते थे, और देखिए इतना बड़ा भालू है, आम आदमी का देख के जो है हवा टाइट हो जाए और वो लड़ गया है उससे। ठीक है, हालांकि लड़ के गया, वो अपनी जान बचा रहा है, लेकिन हाँ हिम्मत तो कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह का ये उनका सामान्य जीवन होता था नदी घाटी के किनारे। ये इस तरह रहते थे जानवरों के बीच ही, और यहाँ पे लंच डिनर का भी काम चल रहा है इनका अपना। तो ये सब सामान्य जीवन को एक चित्रण है, बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। देखिए इधर जो है दिखाए जा रहे हैं तमाम प्रकार के जीव हैं, शिकार हैं, बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नदी है, देखिए उस समय जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको चित्रण किया गया है, कितना जो है रिच था फ्लोरा एंड फौना। अब आगे आते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकला प्राप्त होती है। भीमबेटका शैल चित्र को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए जो भीमबेटका गुफा है, दरअसल भीमबेटका गुफा से प्राचीन जो है शैल चित्र प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि यहाँ कभी आदि मानव का आवास रहा होगा। पुरापाषाण कालीन जो मानव थे उनके आवास रहे होंगे, और जब मान लीजिए खा पी के बैठ गए तो क्या सूझेगा उन्हें, तो क्या करते थे, दीवार पे कुछ बनाना शुरू कर देते थे। उससे जो है पत्थरों के कलर से, प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल करके लाखों सालों बाद भी आज भी वे चित्र बिल्कुल बने हुए हैं मामूली क्षरण के साथ। ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वहाँ चित्र प्राप्त होते हैं इससे। देखिए एक हॉलीवुड फिल्म है, आप उसको देखिए, काफ़ी कुछ है, क्रीड नाम है, शायद क्रीड मूवी की नाम है, मुझे जानकारी नहीं, आप पता करिएगा। वो आदिमानवों के ऊपर ही बनी है, और उसको देखने के बाद ना आपको काफ़ी जीवंत महसूस होंगे कि हाँ ऐसे ही रहे होंगे लोग। उसमें गुफा में कुछ लोग बंद हो जाते हैं, और जो पेरेंट्स रहता है वो बच्चों को जो है बहुत जो है समझा बुझा के रखता है, बच्चे भागते रहते हैं, बाहर खतरा रहता है, तमाम चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जीवंत करने का प्रयास वहाँ पे किया गया है। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल हुआ, जो प्राग ऐतिहासिक काल हुआ, उसके विषय में थोड़ी जानकारी थी। हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देख लिया। अगली वीडियो में हम नव पाषाण काल के विषय में जानकारी लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वहाँ पे यहाँ से एक प्रश्न 2 बनने की संभावना होती है। इस वीडियो से आपके सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे और लगभग आपके पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी, रुचिकर लगी, शेयर करिए, दोस्तों तक सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगर कोई नई वीडियो आ रही है तो आप तक पहुँच जाएगी आराम से।